राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 30 कदम सीरीज में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का एक और सेक्शन जिसका नाम है हमारा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी को सही रूप से दर्शाता है। अब ये एनडीपी क्या होता है भाई, इसका फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है हमारे पास जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक ये हमारे पास क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जीडीपी को समझ लेते हैं, जीडीपी से फिर हम लोग एनडीपी में आएंगे। तो जीडीपी क्या होता है, कोई एरिया है, ठीक, यहाँ पर कोई देश की बात नहीं हो रही है, अलग अलग एरिया का अलग अलग हम लोग वहाँ पर प्रोविजन, हम लोग जैसे हम लोग इस पर्टिकुलरली ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्या बोलते हैं दुर्ग की इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी, हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे। हम लोग इकट्ठा जब हम लोग परिभाषा में देख रहे हैं तो हम लोग समेकित रूप से हम लोग लेके चलेंगे। तो कोई एरिया है, इस एरिया में जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, फाइनली जैसे अगर हम लोग गेहूं की बात करें तो गेहूं को हम लोग आटा भी बना सकते हैं और गेहूं से फिर हम लोग मतलब गेहूं से आटा बना, आटा से फिर हम लोग उसके क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके हम लोग वो बना दिए, ब्रेड बना दिए। तो अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, ब्रेड। तो ऐसे जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनका जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग के पास आ रहा है किसी एरिया में, उसका जो मौद्रिक मूल्य है, मॉनिटरी वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू कुछ ना कुछ का मौद्रिक मूल्य होगा, मॉनिटरी वैल्यू होगा। उस मॉनिटरी वैल्यू के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस एरिया में और उसके एक फाइनेंशियल ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर एक वर्ष नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक वित्तीय वर्ष इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग जगह ना फाइनेंशियल ईयर अलग अलग रहता है। जैसे किसी देश में 8 महीने का होता है, नॉर्वे में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर भी पूरे साल का नहीं रहता है क्योंकि वहाँ 6 मासी रात चलती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक वित्तीय वर्ष, एक वर्ष में बोलेंगे एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में किसी क्षेत्र, किसी भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित जितना भी उत्पादित हो रहा है ऐसे सभी अंतिम पदार्थों का, ठीक है, अंतिम उत्पादों का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें अगर हम लोग देखिए, हम लोग कुछ बनाए, अब यहाँ पर हम लोग मशीन लगाए थे, मान लेते हैं ब्रेड बनाने का कोई मशीन है, टोस्टर है या फिर ब्रेड बनाने का मशीन है, तो यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ क्वालिटी धीरे धीरे करके कम होते जाएगा। जो जिसका जितना अच्छा एक्यूरेसी के साथ पहले काम करता था, हो सकता है धीरे धीरे करके उसमें गिरावट आए, मूल्यह्रास आए। तो जैसे हम लोग गाड़ी को ही खरीदते हैं, नया गाड़ी खरीदेंगे 1 लाख का और जब उसको बेचने जाएंगे तो 80,000, 70,000 ऐसे ऐसे मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ उसका मार्केट वैल्यू जो है उसकी क्वालिटी के चलते धीरे धीरे करके कम होता रहता है। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास। तो अगर हमारे पास जीडीपी है उसमें अगर हम लोग मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट हमारे पास प्राप्त होता है उसे बोलते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एनडीपी के बारे में बोल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। इसकी पूरी पीडीएफ जो है आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएगी। ऐप का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे में, ठीक है, उसमें आप लोग वहां से जाके जितने भी हमारे पीडीएफ रहेंगे वो सबको आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा सकल मूल्यवर्धन जीवीए की गणना का सूत्र है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है, या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है, वैल्यू बढ़ना या फिर वैल्यू ऐड होते जाना। तो वैल्यू एडिशन में क्या होता है, जितना भी हमारे पास, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे अगर हमारे पास एक था सॉफ्टी का या फिर हमारे पास कोन था, ठीक है, हमारा एक कोन है, कोन का अगर हम लोग रेट देखते हैं 1 रुपये है, मान लेते हैं 1 रुपये में हम लोग कोन खरीदे, जो क्रीम खरीदे वो खरीदे 2 रुपये में और उसको हम लोग क्रीम को डाल दिया हम लोग हमारे कोन के ऊपर। ठीक है, 1 रुपये का कोन और 2 रुपये का क्रीम मिला के हो गया हमारा 3 रुपये। 3 रुपये का हमारा कॉस्टिंग है और हम लोग उसमें रेट क्या लगा दिए, 10 रुपये। तो 7 रुपये जो इंक्रीज हुआ ना, यही क्या है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे पास दिया हुआ है, अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जीडीपी माइनस नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है, जीडीपी माइनस उत्पादों पर शुद्ध कर, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन ये भी नहीं है भाई, नेट वैल्यू एडेड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर दिए ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम लोग इसमें से
माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू एडेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग करके की जाती है। हम लोग को क्या करना है, प्रति व्यक्ति आय की गणना करनी है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। अब ये क्या होता है भाई कि किसी अब जो पर कैपिटा इनकम होता है, ये क्या होता है, किसी भी एरिया में, जैसे कोई देश, मान लेते देश की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एरिया की पर्टिकुलरली अलग अलग एरिया के बेस पे भी हम लोग यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन में भी हम लोग क्या किसको लेंगे, हम लोग एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का यूज करेंगे हम लोग। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है भाई, हमारे पास एक हम लोग क्या देखें, जीडीपी, एक हम लोग देखें हमारा एनडीपी। ठीक है, जीडीपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया था, एनडीपी आ गया था। अब एक है हमारे पास जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एक होता है हमारे पास एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, हमारे पास जितना भी जीडीपी आया उसमें से कुछ, जीडीपी में एक्चुअल में क्या होता है, जो विदेशों से लोग आ रहे हैं वो भी तो यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं। जैसे डोमिनोज, डोमिनोज इंडिया की कंपनी तो नहीं है वो, लेकिन वो यहाँ के प्रोडक्शन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है और पैसा को ले जा रही है। लेकिन प्रोडक्शन कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ। तो इंडिया की जीडीपी में डोमिनोज का प्रोडक्शन है उसको ऐड कर देंगे। लेकिन क्योंकि वो बाहर अपना पैसा लेके जाएगा तो हम लोग उसको, हम लोग 100% अपना नहीं मान सकते। तो एक डेटा निकालेंगे हम लोग जिसमें हम लोग मान के चलेंगे कि इस क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कैपेसिटी कैसी है, तो वो हम लोग को पता चलेगा जीडीपी से। और पर्टिकुलरली इस एरिया में क्वालिटी, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं जितने लोग बाहर से इन्वॉल्व हुए हैं ना, इन्वॉल्व हुए क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर के एरिया के कारण। ठीक, तो हम लोग, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा किसका है, बाहर का है, तो बाहर जाएगा। तो हम लोग एक दूसरा एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसमें से जो बाहर के लोग यहाँ से उत्पादित करके जा रहे हैं ना, वो सबका निकाल देंगे, उसको हटा देंगे। और बाहर के लोग भी हमारे यहाँ लेके आते हैं पैसा, लोग जाते हैं यूएसए जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं और यहाँ भेजते हैं। तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। हम लोग बाहर बिजनेस करते हैं ना, उसका पैसा यहाँ आता है। जैसे अडानी का पोर्ट है हाइफा में, तो हाइफा में पोर्ट है तो पैसा तो कमाएगा। और हाइफा कहाँ है भाई, इजराइल में। वहाँ से पैसा लेके आएगा तो उसको हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा हमारे देश में नहीं उत्पादित हो रहा है, लेकिन है तो ये देश के नेशनल इनकम का ही पार्ट। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, अलग अलग टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग जीडीपी, और पर्टिकुलरली मतलब हमारे देश की क्वालिटी को बताने के लिए हम लोग जीएनपी का यूज करते हैं। ठीक, तो इस जीएनपी में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। तो हमारे पास क्या पूरा है, हाँ, तो जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है ना, ये सबसे एक्यूरेट वैल्यू होता है। ठीक है, नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे एक्यूरेट जो हमारे पास रास्ता है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसी को हम लोग, अगर इसी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं हमारे पॉपुलेशन से, ठीक है, जनसंख्या कितनी है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितनी है हमारे यहाँ, ठीक है, तो उसी के लिए सूत्र का पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम माइनस डिवाइड बाय कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, एनडीपी में है ना, यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन से यहाँ पर भी डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर किससे किया है, एनडीपी में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिए हैं, ऐसा यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीएनपी का वैल्यू कितने दिया हुआ है, 2000 करोड़ रुपए दिया है। विदेशों से शुद्ध कारक आय जो है एनएफआईए कितना है, 200 करोड़ रुपीज, और मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 करोड़ दिया है। तो हमको क्या निकालना है, एनडीपी। तो एनडीपी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एनडीपी इक्वल टू हमारा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और उसमें हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, हमारा एनडीपी का रहेगा, हमारा एनडीपी का रहेगा। तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है भाई, 2000 करोड़, डेप्रिसिएशन कितना दिया है, डेप्रिसिएशन अमाउंट 200 करोड़, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना दिया हुआ है, 100। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1700 रुपीज आएगा, 1700 करोड़ रुपीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई को दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब पीडीआई क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब
ये क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोज करना है, मतलब हम लोग बता रहे हैं भाई कितने इतना एक्चुअल में इनकम है हमारे पास। तो जैसे हमारे पास इनकम है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1000, मतलब 1000 नहीं बोल सकते हम लोग, 1 लाख मान लेते हैं। 1 लाख अगर कोई कमा रहा है, 1 लाख कोई कमा रहा है, उसमें से उसका टैक्स टैक्स में अगर कट जाता है, मान लेते हैं 10,000 उसका टैक्स में कट जा रहा है, तो उसका एक्चुअल इनकम कितना हुआ, 90,000। तो वो पूरा इस चीज़ को मतलब टैक्स कट गया ना, तो वो बोलेगा कि भाई मैं पूरा पूरा टैक्स, मतलब टैक्स तो मैं पे कर दिया हूँ, टैक्स पे करने के बाद मेरा एक्चुअल में जो अमाउंट बचता है वो 90,000 है। तो बोलता है कि भैया मेरा एक्चुअल पेमेंट, मेरा जो एक्चुअल सैलरी है वो 1 लाख नहीं है, वो मेरा कितना है, 90,000। तो वो जो लास्ट में रिप्रेजेंट किया ना, वो क्या हुआ उसका, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको वो डिस्पोज करते हैं। तो इसमें वो क्या किया, जितना भी टैक्स था वो सबको हटा दिया। तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय आय माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राष्ट्रीय आय माइनस डेप्रिसिएशन, ये भी गलत है। व्यक्तिगत आय प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, ये टैक्स को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। हम लोग टैक्स को अभी क्या बोला, मैं टैक्स को हटाने की बात कर रहे हैं। टैक्स को हटाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की नाम मात्र जीडीपी वृद्धि दर की अनुमानित दर। ठीक है, अब ये क्या है, वृद्धि दर पूछ रहे हैं ना। यहाँ पर हम लोग ये नहीं पूछ रहे कि जीडीपी कितना है, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि वृद्धि किस स्पीड से हो रहा है भाई, स्पीड बताना है। तो स्पीड बताने के लिए हम लोग अलग अलग हमारे पास डेटा आते जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकालते हैं, आरबीआई निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, आईएमएफ निकालता है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है ना, अलग अलग कंट्रीज का, स्टेट का डेटा निकालते रहते हैं। तो उन डेटा के अकॉर्डिंग जो हम लोग अब यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया के नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ कितना है। अब तो यहाँ पर जीडीपी भी दो टाइप का होता है भाई। ठीक है, जीडीपी जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं नॉमिनल और एक को बोलते हैं हम लोग रियल। रियल क्या होता है, हम लोग ऐसा जीडीपी, हमारे पास डेटा आया, वो डेटा क्या है, एक आधार वर्ष, एक एक ईयर ऐसा था जिसको हम लोग स्टेबल मान लिए कि हाँ भैया ये वाला ईयर जो है स्टेबल ईयर है। उस स्टेबल ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक स्टेबल ईयर रहेगा। जैसे अगर हम लोग अभी देखते हैं तो 2011-12, ठीक है, 2011-12 को हम लोग स्टेबल ईयर मान लिए, उसमें बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति नहीं हुई थी, तो हम लोग उसको मान लिए कि हाँ ये वाला ईयर जो है स्टेबल है। इससे पहले 2004 वाला चल रहा था, तो हम लोग अब नया चेंज कर चुके हैं 2011-12। एक बार विचार चल रहा था कि 2017 को माना जाए अब नया जो बेस ईयर है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। तो स्टेबल ईयर हम लोग कौन सा मान रहे हैं अभी, 2011-12। इसके बेस पे हमारा जीडीपी कितना आगे बढ़ा है, उसको हम लोग किस बेस पे बोलेंगे, रियल जीडीपी, कि इस बेस पे कितना बढ़ रहा है। और अगर हम लोग ओवरऑल कैसे बढ़ गया, ठीक है, जैसे इसको स्टेबल ईयर मान लिए और इसको एक नॉमिनल रहेगा, मतलब अगर हम लोग को 2021 का डेटा चाहिए तो हम लोग 2020 से कंपेयर कर देंगे। 2020 से ज़्यादा कितना ज़्यादा हुआ, अगर ये इसकी बात कर रहे हैं तो नॉमिनल, लेकिन हम लोग आधार वर्ष बेस ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग रियल जीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के रेट की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो नया एस्टिमेट है वो क्या है, हमारा 6.5%। हालांकि हम लोग इससे ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे, ऐसा बहुत सारे अदर एस्टिमेट्स का भी दावा है, लेकिन देखते हैं जब ग्रो करेंगे तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है भाई। हम लोग को कृषि क्षेत्र का योगदान पूछा, अलग अलग हमारे पास 3 सेक्टर है, मेनली हमारे पास 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हालांकि चौथा हमारा चौथा भी होता है, चतुर्थ क्षेत्र भी होता है और पंचम क्षेत्र भी होता है। सबको देखते हैं हम लोग। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो किस पे फोकस्ड है, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है ना, उस पे उसकी बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हमारे पास खनिज संसाधन है, तो खनन उत्खनन इसमें आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में। हम लोग पेड़ पौधे उगा पा रहे हैं, उससे हम लोग को फल मिल रहा है, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। हम लोग कृषि कर रहे हैं, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। तो जो हम लोग को नेचुरली मिल रहा है वो सारा का सारा फर्स्ट सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर को हम लोग यूज करके प्राइमरी सेक्टर से हम लोग प्रोडक्ट निकाले और उसको हम लोग प्रोसेस किए। ठीक है, जैसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर में हम लोग का कृषि है, गेहूं निकाले और गेहूं को हम लोग आटा बना दिए। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा जो आटा रहेगा वो किस में आ जाएगा, कौन से सेक्टर में आ जाएगा, सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग डिलीवर कर दिए, तो डिलीवर कर दिया तो ये हो गया सेवा कर दिए ना। हम लोग यहाँ से अपनी दुकान से ले जाके अलग अलग घरों तक पहुंचा रहे हैं।
तो हम लोग सेवा कर रहे हैं उनकी, तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर। उसके बाद बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा फोर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर। अब ये क्या है, देखो बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन जो रमेश सिंह की जो लेटेस्ट बुक है ना, वहाँ पर आपको इस चीज़ का मेंशन मिलेगा कि चतुर्थ और पंचम क्षेत्रक भी है। चतुर्थ क्षेत्रक क्या है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसको अगर हम लोग जांच कर पाएँ, उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ, तो वो होगा हमारा चतुर्थ क्षेत्रक। और अगर हम लोग पंचम क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सुशासन, ठीक है, वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी है, पॉलिसी मेकिंग कैसी है, उन सारी चीज़ को इंक्लूड करते हैं, तो ये पंचम क्षेत्रक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग 5 क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसमें से आप लोग को मैक्सिमम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ही मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बारे में ही चर्चा मिलेगी, क्योंकि हम लोग बाकी जो चतुर्थ और पंचम क्षेत्र है ना, उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए अभी मैथडोलॉजी हम लोग बना रहे हैं, बना नहीं पाए हैं अभी, ठीक है, धीरे धीरे बनेगा, उसके बाद फिर हम लोग उसमें भी चर्चा करेंगे। तो हमारा अगर हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार आरबीआई जो है 2023 में किसका पूछ रहा है, कृषि क्षेत्र का, तो कृषि क्षेत्र का योगदान है 17%। अब आप लोग के लिए एक छोटा सा सवाल ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान, प्राइमरी सेक्टर में हमारे कृषि क्षेत्र का योगदान हो गया। अगर हम लोग देखते हैं सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्र का हमारे जीडीपी में योगदान क्या है, इस चीज का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 2023 में क्रय शक्ति वो क्षमता है, ठीक है, हमारा, ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता है, परचेसिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक स्तर पर कौन से क्रम का है, ठीक है, कि हम लोग हमारी जनसंख्या का कुछ ना कुछ हम लोग आए हैं, उस आय, उतना आय या फिर हमारा जितना भी हमारा ओवरऑल हमारे भारत में, हमारे देश में उत्पादित हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग खरीदने की कितनी क्षमता रखते हैं, हमारा परचेसिंग पावर कैसा है, तो उस बेस पे देखते हैं, तो हम लोग ग्लोबली कौन सा रैंक में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम लोग हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड रैंक पे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद में घरेलू क्षेत्र के भीतर विदेशियों द्वारा अर्जित आय शामिल होती है, ठीक है, विदेशियों का आय को हम लोग इसमें काउंट करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं हम लोग, जीएनपी में विदेश में भारतीय नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं है। तो हमारे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, जीडीपी। तो जीडीपी में क्या था भाई, हमारा एक एरिया था, उस एरिया में उत्पादित कर रहे हैं हम लोग, उत्पादित कर रहे तो भी, और डोमिनोज आके उत्पादित कर रहे तो भी, केएफसी आके उत्पादित कर रहे तो भी, अगर कल को टेस्ला आके यहाँ पर उत्पादित कर रहा है वो भी, क्योंकि इस एरिया में है, इसलिए उसको जीडीपी में काउंट करेंगे, ठीक है। तो विदेशियों की आय को भी इसमें शामिल करते हैं, बिल्कुल सही है। जीएनपी में विदेश में भारतीय नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या है, भारतीयों द्वारा अर्जित आय, विदेश में जो भारतीय कमा रहे हैं ना, उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नहीं करते हैं बोल रहे हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बस सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी की गणना में शामिल नहीं है। जीडीपी में हम लोग क्या चीज को गणना में शामिल नहीं करते हैं, देखिए जीडीपी में हम लोग ना, देखिए क्या क्या चीज को शामिल करें और ना करें, उसके लिए एकदम अच्छा सा तरीका, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग खुद बता पाएंगे, इसका आंसर आप ही लोग देंगे। हमारे पास ना सेक्शन, जो जितने भी टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, 2 ही टाइप की हो सकती है, या तो ऑर्गेनाइज्ड वे में या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वे में। तो हमारे पास सेक्टर जो है ना, वो 2 टाइप के हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो जो कंपनीज एक्ट में प्रॉपरली मेंशन्ड है, और जिसका डेटा गवर्नमेंट को रेगुलरली मिलते रहता है, वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हुआ। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या हो जाएगा, जो हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको काउंट नहीं कर पाते, जैसे महिलाएं घर में काम कर रही हैं, देखा जाए तो उनका पारिश्रमिक कुछ ना कुछ बनता है, XYZ कुछ भी। जैसे अगर मान लेते हैं 1 महीने का कोई महिला कोई घर में काम कर रही है ना, अगर आप बाहर से किसी को काम करने के लिए बुलाओगे ना, तो उसका भी कुछ अपना चार्ज रहेगा, कि खाना बनाने का 10,000, ठीक है, साफ सफाई का 5,000, ऐसा अलग अलग उसका बिल बनते जाएगा। महिलाएं तो फ्री में कर रही हैं क्या, लेकिन उसका कुछ ना कुछ, अगर मौद्रिक मूल्य के आधार पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो अमाउंट कुछ ना कुछ तो आएगा। और लेकिन क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए उनको किस में शामिल कर देते हैं हम लोग, अनऑर्गेनाइज्ड में। ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। गांव साइड अभी भी जाओगे ना आप लोग, तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे
जो लोग मतलब पैसे के लिए काम नहीं करते, बस उनको ना सुबह शाम का खाना चाहिए, ठीक है, खाना के लिए बस काम करते हैं। तो यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी हम लोग यहाँ मुद्रा का काम ही नहीं है, रोल ही नहीं है, तब ये भी किस में आ जाएगा भाई, अनऑर्गेनाइज्ड में हो जाएगा। जो गवर्नमेंट के पास जिसका डेटा नहीं पहुंच पा रहा है वो सारा का सारा अनऑर्गेनाइज। अब आप लोग बताएंगे इसमें इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। ठीक है, ये चेंज कर देता हूँ भाई, आंसर देख डालोगे नहीं तो फिर चीटिंग हो जाएगा। अपने लिए ईमानदार रहिए, चीटिंग तो फिर चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यय विधि के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? सबसे बड़ा जो हमारे पास जो फैक्टर है, कंपोनेंट है जीडीपी के कैलकुलेशन में, एक्सपेंडिचर मेथड के लिए, तो निजी उपभोग, सरकारी खर्च, सकल स्थिर पूंजी निर्माण या फिर शुद्ध निर्यात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निजी उपभोग। जो प्राइवेट कंजप्शन है ना, ये सबसे बड़ा सेक्शन है, ठीक है, एक्सपेंडिचर उसमें हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आय का कौन सा माप इसकी गणना में आय असमानता को ध्यान रखने के लिए काम करते हैं। ठीक है, विच मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स फॉर इनकम इनइक्वालिटी इन इट्स कैलकुलेशन। इनकम की इनइक्वालिटी, देखिए हमको हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर एचडीआई है, ये पर कैपिटा इनकम पीसीआई, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम। हमारे पास ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखो, यहाँ पर इनकम दिख रहा है, यहाँ पर इनकम दिख रहा है, मैक्सिमम लोग इसी को लगाएंगे आंसर, लेकिन ये गलत है। असल में आंसर क्या है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखिए, प्रति व्यक्ति आय में भी हमको क्या पता चलता है कि प्रति व्यक्ति कितना लोग मतलब लोग कितना ज़्यादा कमाते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो टोटल उसमें है ना, जैसे अंबानी तो करोड़ों में कमा रहे हैं भाई, और हम लोग तो करोड़ों में नहीं कमा रहे हैं, ज़्यादातर जो जनसंख्या है करोड़ों में नहीं कमा रही है, हज़ारों में कमा रही है। तो फिर वहाँ पर हम लोग डिस्पैरिटी कैसे देख पाएंगे? तो नेट जो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है ना, इससे हम लोग डिस्पैरिटी जो है, जो हमारा जो इनकम इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है ना, उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, क्योंकि यहाँ पर और भी सेक्शन है, सिर्फ यहाँ पर पैसे की बात नहीं की जाती है, और भी सेक्शन की बात की जाती है, ओवरऑल बेस पे निकालते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक जीडीपी नाम मात्र जीडीपी से इस प्रकार भिन्न है। देखिए नाम मात्र जीडीपी मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, जो हम लोग बेस ईयर के हिसाब से निकालते हैं वो रियल जीडीपी है, और जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग निकालते हैं वो हमारा नॉमिनल जीडीपी है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है भाई, वास्तविक जीडीपी को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है, जबकि नाम मात्र जीडीपी को नहीं, मतलब रियल जीडीपी का हम लोग यूज करते हैं इन्फ्लेशन के मतलब मेजरमेंट के लिए, और नॉमिनल जीडीपी का नहीं करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाइल नॉमिनल जीडीपी डज नॉट। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है हमारे पास। वास्तविक जीडीपी में कर शामिल नहीं होते जबकि नाम, ये भी गलत है। वास्तविक जीडीपी हमेशा नाम मात्र जीडीपी से अधिक होती है, ये भी गलत है, ये उल्टा होता है ना, हमेशा नहीं, कभी कभी बराबर भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट है, यहाँ पर बड़ा छोटा उल्टा दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट, मतलब इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना निम्नलिखित में से किन कारकों में के गणना में निम्नलिखित में से किन कारकों को शामिल नहीं किया जाता है, किसको किसको शामिल नहीं करते हैं? तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, भुगतान स्थानांतरण, ट्रांसफर पेमेंट, काला बाजारी गतिविधियां, ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन तो डेफिनेटली इसको शामिल करते ही हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब काला बाजारी, देखो ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज जो होती है ना, ये गवर्नमेंट मैनेजर से बाहर रहती है, इसलिए इसको ब्लैक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्लैक मार्केट इसलिए बोलते हैं, तो गवर्नमेंट के रेंज से बाहर हो गया, मतलब ये हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब अगला अगला बात आता है ट्रांसफर पेमेंट। ये ट्रांसफर पेमेंट क्या है भाई, सहायता के लिए हम लोग योगदान दे रहे हैं, गवर्नमेंट किसी को अनुदान दे दिया या फिर किसी भी टाइप का ऐसा राशि जिससे उसको रियल आउटपुट निकलता है वो दिखाई नहीं देगा, वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चीज़ में खर्च कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पे उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, जो पेंशन होता है उसको भी हम लोग इसी में ही काउंट करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, फैक्टर्स जिसको हम लोग हटा देते हैं किसकी किसकी कैलकुलेशन में से, जीडीपी के कैलकुलेशन से, तो हम लोग ट्रांसफर पेमेंट को हटा देते हैं और ब्लैक मार्केट एक्टिविटीज़ को हटा देते हैं। हम लोग डेप्रिसिएशन को हम लोग वहाँ पर काउंट करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम लोग लेंगे भाई वहाँ पर। ठीक है, अच्छा जीडीपी बोल रहा है ना, अच्छा जीडीपी में हम लोग डेप्रिसिएशन को भी नहीं लेंगे भाई। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर जीडीपी के अकाउंट में नहीं होगा, किसके अकाउंट में होगा, एनडीपी के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का सही अर्थ। आधार वर्ष थोड़ा टाइम पहले बताया, बेस ईयर क्या होता है, तो हम लोग आधार मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है रेट्स में, तो उसको मान लेते हैं। तो क्या है, वह वर्ष जब जीडीपी उच्चतम थी, नहीं, वास्तविक शर्तों की तुलना में इसे इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ष, इसी का यूज करते हैं हम लोग बाकी सबका कंपैरिजन करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एनएनपी, ठीक है, एनएनपी के बारे में तो पहले क्या बोल रहा है, इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी। जीएनपी में हम लोग, ठीक है, जीएनपी में हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या आता है भाई, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही बात है भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या है, यह सदैव सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी से हमेशा ज़्यादा रहता है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा जीएनपी से ज़्यादा रहेगा बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, उसमें तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया ना, तो कम हो गया, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये क्या होता है भाई, जीडीपी डिफ्लेटर, तो हमारे पास नॉमिनल और रियल के बीच कितना परसेंट का गैप आया है, इसी चीज़ को बताता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। यह नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात है, बिल्कुल सही। यह सकल घरेलू उत्पाद में शामिल सभी वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है कि सब चेंजेस आ रहे हैं ना, कि पहले ज़्यादा रेट था कि अभी ज़्यादा रेट है, पता चलेगा ना, और पहले ज़्यादा कमाए कि अभी ज़्यादा कमाए, ये भी पता चलेगा। तो हम लोग का पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट करके रखिए रहे, ये काम आएगा, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। रियल जीडीपी से हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। 2023 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देगा, ठीक है, इसमें कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, जब कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसका मुख्य आधार कृषि है, जैसे जिसमें 50% डोनेशन जो है, 50% जो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, प्लस जीडीपी में इसी सेक्टर से 50% या फिर उससे अधिक जनसंख्या कार्यरत है, तो उसको बोलेंगे उस प्रकार की अर्थव्यवस्था। जैसे अगर कृषि क्षेत्र में किसी का कृषि क्षेत्र का योगदान 50% है और वहाँ संलग्न लोगों की संख्या भी 50% है, तो वो देश कैसा कहलाएगा, वो अर्थव्यवस्था कैसे कहलाएगी, कृषि अर्थव्यवस्था। वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कहलाएगी, और अगर सेवा क्षेत्र का अगर अधिकता हो जाए तो उसको बोलेंगे सर्विस सेक्टर वाली इकोनॉमी। तो इंडिया के लिए हमारा 2023 तक का क्या है, सर्विस सेक्टर में हम लोग इंक्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं, और हम लोग सबसे ज़्यादा सेवाएं किस किस रूप में देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रूप में, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी इज डिफाइंड एज पर्यावरण क्षरण और संसाधन हास के लिए समायोजित जीडीपी, जीडीपी एडजस्टेड फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन। बात सही है, यही वाला सही आंसर है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं क्या क्या है, जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, जीडीपी ऑफ इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, और जीडीपी एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो ये वैसे ये वाला थोड़ा सा डाउट जाता है कि ये वाला आंसर हो सकता है क्या ऐसे करके, लेकिन नहीं, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ इकट्ठा हम लोग बोल दिए ना, पर्यावरण क्षरण और संसाधन हास, ठीक है, सीधा सीधा बोल दिया हम लोग वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बोल रहे हैं कि औद्योगिक प्रदूषण, तो हम लोग सिर्फ एक ही टाइप के प्रदूषण की बात कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ को हम लोग हटा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, हम लोग पूरे चीज़ को समय मतलब एक साथ लेके चलेंगे, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय आय गणना में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ठीक है। तो विदेशों में भारतीय श्रमिकों द्वारा अर्जित आय, या अर्जित मजदूरी, ये मजदूरी यही है क्या, आय, अर्जित आय, काला बाजार लेन देन, इसको तो हम लोग शामिल नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते। विदेशों से प्राप्त निजी उपहार, इसको भी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि फलाना मेरे को क्या दिया है भाई, ठीक है। स्व उपभोग के लिए घरेलू उत्पादन, ये भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें वैसे भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम की बात करें, कैलकुलेशन हम सब लोग इसी का बस कर पाते हैं,
ठीक है, बाकी सबका हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे बस में नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय आय गणना में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ये क्या है हमारे पास, अच्छा ये डबल डबल हो गया, हमारा विदेश में भारतीय श्रमिकों द्वारा अर्जित मजदूरी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय लेखा प्रणाली एनएसए के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कंट्री। ठीक, बिल्कुल सही बात है। इसे भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की देखरेख में तैयार किया जाता है। ये बात गलत है भाई, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखता है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको कौन देखता है भाई, सुपरवाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजेबल इनकम को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय, करों के भुगतान और हस्तांतरण के प्राप्ति के बाद कुल आय, मूल्यह्रास समायोजन के बाद कुल आय, कॉर्पोरेट करों सहित कुल आय। सही तंग तो नहीं आएगा भाई, तो हमारा डी ऑप्शन गया हो जाता है। मूल्यह्रास को भी हम लोग हटा देते हैं, परिवारों द्वारा अर्जित आय और हमारे पास करों का भुगतान, तो हमारा करों का भुगतान और हस्तांतरण जो है यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। किया जाता है एक अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे नहीं किया जाता है बोल रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से डील करेंगे, है या नहीं है वाला। ठीक है, तो हमारे पास जो राष्ट्रीय आय का जो हम लोग गणना करते हैं ना, हम लोग 3 टाइप का मेथड है। ठीक है, एक तो प्रोडक्शन मेथड हो गया, एक इनकम मेथड हो गया, और एक एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। तो हमारे यहाँ तीनों टाइप से करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा हमारे पास एक्यूरेट हमारे पास जो निकल के आता है वो हमारा उत्पादन विधि है, इसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से मेजर कर पाते हैं प्रोडक्शन मेथड को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं 3 तो बताया, उस तीनों में से इन्वेस्टमेंट तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निवेश विधि या इन्वेस्टमेंट मेथड जो है इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लेखांकन शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जीवीए, ठीक है, जीवीए सकल मूल्य वर्धित। ठीक है, ये क्या है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, बात तो सही है। हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट, बिना किसी कार्य या माल के योगदान के भुगतान प्राप्त, ये बात भी सही है। मूल्यह्रास, समय के साथ परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी, बताया था अभी, गाड़ी जैसे हम लोग लिए हैं 1 लाख का, लेकिन बेच रहे हैं तो फिर 60,000 70,000 में बेच रहे हैं, तो हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए, एक था हमारे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसमें हम लोग पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, यहाँ पर नेशनल लेवल पे बात करेंगे, तो जब नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो इंडिविजुअल्स को हम लोग ऐड कर देंगे। में निम्नलिखित कौन सा घटक शामिल है, किसको हम लोग शामिल करते हैं, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, अशुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेश से शुद्ध वर्तमान स्थानांतरण। अब देखिए हमारे पास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग कैसे ऐड कर पाएंगे, इसको हम लोग हटा देते हैं, तो 2 को एलिमिनेट कर दिए, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3। नेक्स्ट हमारे जीडीपी के संदर्भ में मूल्यवर्धित शब्द का अर्थ है। ठीक है, मूल्यवर्धित शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई, कुल बिक्री माइनस मूल्यह्रास, अरे माइनस यहाँ पर माइनस ऐसा हो गया ना, एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा माइनस होना चाहिए, कुल बिक्री माइनस मूल्यह्रास, कुल बिक्री माइनस मध्यवर्ती खपत, कुल बिक्री माइनस टैक्स, कुल बिक्री माइनस सब्सिडी, तो जीडीपी वैल्यू एडेड। ठीक है, इतने बार से हो गया अभी, मतलब 2 से 3 बार हो गया बताते, तो आपको इतने टाइम में तो आ जाना चाहिए। आप लोग इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, इस और ऐसा नहीं करना है भाई, वीडियो को आगे बढ़ा के देख लेंगे, या फिर जब वीडियो स्टार्ट मतलब एक्सटेंड हो जाएगा उसके बाद देख लेंगे, उसके बाद ऐसे ईमानदार रहिए अपने लिए, ईमानदारी से कमेंट कीजिए कि हाँ भैया ये आंसर है ऐसे करके, तो आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, और बिना चीटिंग किए भाई देख लेना आंसर, आंसर मत देखना ना, बिना आंसर देके बनाना। नेक्स्ट हमारा 27 क्वेश्चन, यदि किसी देश की वास्तविक जीडीपी बढ़ती है तो इसका अनिवार्य रूप से अर्थ है, अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है वहाँ, सामान्य मूल्य स्तर बढ़ रहा है, द जनरल प्राइस लेवल हैज राइजन, एक तो ये चीज बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ गया, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज इंक्रीज,
यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मूल्य बढ़ रहे हैं, यहाँ पर रेट बढ़ रहा है। जब रेट बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देश में मुद्रास्फीति देखी गई है, मुद्रास्फीति के बारे में बोल रहे हैं भाई अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आय असमानता कम हो गई है, ये भी इस चीज़ को नहीं मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ेगा तो लोग उसको खरीदेंगे। अगर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है तो वहाँ पर हम लोग को क्या दिखता हुआ दिखेगा, रियल जीडीपी में भी ग्रोथ हम लोग को दिखाई देगा, रियल जीडीपी भी हम लोग को बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रीय आय में कमी होने पर भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है। नेशनल इनकम कम होगा उसके बाद भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है भाई, पर कैपिटा इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइड बाय पॉपुलेशन, यही होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज इवन इफ नेशनल इनकम डिक्रीजेस। नेशनल इनकम अगर कम होता है उसके बाद भी हमारा पीसीआई बढ़ सकता है अगर हमारा पॉपुलेशन भी डिक्लाइन करे, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर है ना, तो चर्चा दोनों में होगी। ठीक, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ है, जीडीपी इज अ मेजर ऑफ टोटल प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। वही बताया तुम्हें, एक एरिया के अंदर का पूरा प्रोडक्शन। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है भाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जीडीपी गणना में दोहरी गणना से बचा जा सकता है। ठीक है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार करके सभी मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करके जीडीपी के बजाय सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करके मूल्यह्रास को छोड़। देखिए हम लोग को क्या बोल रही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीडीपी की हम लोग गणना करेंगे, डबल डबल मत हो जाए भाई, ऐसा बोल रहे हैं। तो डबल डबल ना हो तो क्या होगा, हम लोग एक ही बार कैलकुलेट करें। जैसे हमारे पास गेहूं है, गेहूं को हम लोग उत्पादित किए प्राइमरी सेक्टर में हो गया, फिर उसको हम लोग बना दिए आटा, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर, उसको हम लोग बेच दिए। या फिर हम लोग इसको और प्रोसेसिंग कर देते हैं, हम लोग इसको बना दिए ब्रेड, ये बन गया ब्रेड। अब हम लोग गेहूं कितने रुपए किलो मान लेते हैं, 30 रुपए किलो। आटा, उससे आटा बनेगा, उसमें पिसाने का भी रेट जुड़ेगा, तो मान लेते हैं 35 रुपीज़ पर केजी। और उससे अगर हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो उसका जो ब्रेड का पैकेट कितने रुपए का आता है भाई, 40 रुपए का आता है, मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 40 रुपए मान लेते हैं। तो 30 रुपए का प्रोडक्ट हम लोग, अब कैलकुलेशन हम लोग का अलग अलग टाइप से होगा। एक बार हम लोग 30 को भी ऐड कर रहे हैं, उसमें हम लोग 35 को भी ऐड कर रहे हैं, उसी में हम लोग 40 को भी ऐड कर रहे हैं, कैलकुलेशन कंजर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंजर्ट से बचना है हम लोग को। टेक्नोलॉजी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मतलब सिंपल वे में हम लोग चीज़ों को करें, उतना ज़्यादा हम लोग रीजनिंग एबिलिटी उतनी अच्छी है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो भैया हम लोग बीच में जो आएगा ना, कुछ भी प्रोसेसिंग हो, क्या पता इससे कुछ और भी बन जाए। ठीक है, मैदा बन जाएगा या फिर कुछ और भी अगर हम लोग बनाते रहे, तो यहाँ पर हम लोग बीच का बात नहीं करेंगे, हम लोग लास्ट में क्या बन रहे हैं, क्या पता कोई आटा से सीधा रोटी बना दे। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेड तक हर किसी को जाए वो जरूरी नहीं है। तो हम लोग बार बार कैलकुलेशन से हम लोग बचना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार करेंगे, क्योंकि अगर बीच का बात करने लग जाएंगे ना तब तो फिर कंजट हो जाएगा भाई। ठीक है, कंजट बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है ये ऐसे रफ वे में बोल रहा हूँ, बाकी सिंपल तरीके से। नेक्स्ट हमारे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का सूचक नहीं है, नेशनल इनकम को नहीं बता रहे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये सब का हम लोग यूज करते हैं नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हम लोग नहीं करते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये हुए हमारे 30 क्वेश्चन हमारे नेशनल इनकम सेक्शन। अब हम लोग जल्द ही लौटेंगे दूसरे सेक्शन को लेकर।